आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे आपके मार्क्स बढ़ेंगे? क्या आप कम पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स घट जाएंगे? क्या बारिश बहुत ज्यादा होने से फसल बहुत अच्छी होगी, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए फसल खराब हो जाएंगी? क्या वस्तु की कीमतों के बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, या फिर वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग घट जाती है? तो ये कॉन्सेप्ट है कि क्या किसी एक चीज से किसी दूसरे के चीज पर फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो क्या पॉजिटिव रिस्पांस होता है या नेगेटिव होता है? इन सभी सवालों का जवाब हमारे स्टैटिक्स का एक बहुत ही मजबूत चीज देता है, जिसको बोलते हैं कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध, जो बताता है कि दो चर, जैसे वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में क्या संबंध है, जैसे बारिश और फसल के बीच में क्या संबंध है, जैसे पढ़ाई और मार्क्स के बीच में क्या संबंध है, जैसे एक्सरसाइज और हेल्थ के बीच में क्या संबंध है। तो इन सब चीजों के बीच में क्या संबंध है? संबंध क्या पॉजिटिव में है? क्या कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाएगी? पॉजिटिव रिलेशन है। क्या कीमत के बढ़ने से मांग घट जाएगी? नेगेटिव रिलेशन है। इन सबको सह संबंध के द्वारा पता किया जाता है, और ये स्टैटिक्स का एक महत्वपूर्ण टूल्स है जो रियली में विभिन्न प्रकार के चरों के बीच के संबंध स्पष्ट करता है। आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा आखिर सहसंबंध होता क्या है, कोरिलेशन क्या होता है, और हमारे आसपास जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस चीजों को हम कनेक्ट कर सकेंगे। अरे ये चीज है, अच्छा इसके कारण से अगर आप खाना बहुत मन से बनाने जाए, क्या खाना बहुत अच्छा बनता है? तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, और उसके बीच का जो संबंध होता है वो सह संबंध होता है। आज की इस पूरी क्लास में हम सह संबंध के मीनिंग को एकदम इजी वे में, प्रैक्टिकल वे में और अपने खुद की लाइफ के साथ जोड़ते हुए समझेंगे, और जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आखिर सह संबंध होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया, सह संबंध दो चरों के बीच में, जैसे मैंने बताया वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में संबंध होता है, कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है, वहीं पर वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग घट जाती है। ठीक है, जैसे कोई टीचर अगर कोचिंग की फीस कम कर देता है, बच्चे बहुत ज्यादा एडमिशन लेने लगते हैं, जैसे कोचिंग की फीस बढ़ जाती है बच्चों का एडमिशन कम हो जाता है। टीचर डांटने लग जाता है तो टीचर खराब हो जाता है, टीचर बच्चे हेलो बच्चों बहुत बढ़िया तो टीचर अच्छा हो जाता है। तो संबंध है, दो चीजों का संबंध होता है, और इसी संबंध को जिस चर के माध्यम से, जिस वेरिएबल के माध्यम से दर्शाया जाता है उसी को हम सह संबंध बोलते हैं, उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं। अब स्टैटिक्स में हम गुणात्मक तो नहीं लेकिन क्वांटिटेटिव सह संबंध निकालते हैं, यानी कि दो चर, दो अंकों के माध्यम से दिए गए चरों के बीच का संबंध निकालना, जिस मात्रा के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है वही सह संबंध है। मतलब जब एक चर में होने वाले परिवर्तन से किसी दूसरा चर, चर मतलब नंबर या फिर वर्ग, प्रभावित करता है, जैसे मैंने कहा मांग और कीमत, अगर एक के कारण दूसरा प्रभावित होता है तो उसे कार्यकरण संबंध कहते हैं, और इसको जिस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कोरिलेशन कहता है। ठीक है, तो सिंपल सी कहे कि कोरिलेशन सांख्यिकी की रियली में एक तकनीक है जो सांख्यिकीय चरों के बीच के संबंध को रिप्रेजेंट करता है। सांख्यिक इकोनॉमिक्स के जो भी चर आपस में संबंध है जिसको हम अंकों के रूप में दर्शा सकते हैं, उनके बीच के संबंध को रिप्रेजेंट करता है। और इसी चीज को कई सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, जिसमें प्रोफेसर किंग सर्वप्रथम थे, जिनका कहना है, हालांकि कोरिलेशन कार्ल पीयरसन का एक महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा सबसे पहले इसके बता दिया था, स्पीयरमैन ने भी दिया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे अर्थ की, तो दो श्रेणियों अथवा समूहों के बीच के कार्यकरण संबंध होना ही सहसंबंध है। मतलब दो चर, जैसे हम बात करते हैं वस्तु की मांग और कीमत के बीच के संबंध को दर्शाने वाले को सहसंबंध बोलेंगे। जैसे हम बात करेंगे बारिश और फसल के बीच के संबंध को दर्शाने को कहते हैं कि इतने मिनिमम के बाद इतनी हो गया। ठीक है, जैसे बात करेंगे टैक्स और इनकम, इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता चला जाता है, इसके बीच में कैसा संबंध है? तो इसी को कॉर्नर ने भी एक्सप्लेन किया। कॉर्नर ने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक के राशियां एक साथ परिवर्तन करती है तो एक राशि में होने वाले परिवर्तन से दूसरी राशि में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, और उन राशियों का सहसंबंध, उसके संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। अब यहीं पर सहसंबंध की कुछ विशेषताएं होती हैं।
क्या विशेषता ये होती है? नॉर्मली अगर हम इसकी मीनिंग को पढ़ेंगे तो विशेषता तो ऑटोमेटिक संबंध में आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे पापा अगर वीडियो मोबाइल खरीद के देते हैं, पापा बहुत अच्छे हो जाते हैं। पापा अगर पढ़ने के लिए कहा जाता है, पापा खराब हो जाते हैं। संबंध तो है ना, वीडियो गेम का अच्छा होने का, होमवर्क का और खराब होने का। तो ये सहसंबंध नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब बात है, ये एक सांख्यिकीय तकनीक है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध स्पष्ट करता है। ये चरों के परिवर्तन के बीच की दिशा बताता है कि क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में परिवर्तित हो रहा है या फिर एक पॉजिटिव में हो रहा है, एक नेगेटिव में हो रहा है। ये संबंध मात्रा को बताता है, डिग्री बताता है, कितना हो रहा है, एक से ज्यादा है, एक से कम है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। ये चरों के बीच कार्यकरण संबंध को बताता है, एक इफेक्ट रिलेशन बताता है, किस प्रकार से दोनों में परिवर्तन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है। सहसंबंध पढ़ना क्यों जरूरी है, ये बताता है सहसंबंध के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ। हमारे लाइफ में सहसंबंध जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं तो सबसे ये देखते हैं, अगर उस चीज को मैंने खरीदा तो मेरे लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने 500 रुपए का सामान खरीदा तो इससे मेरे बजट पर क्या इफेक्ट, सरकार ने अगर टैक्स बढ़ा दिया तो मेरे घर के एक्सपेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये संबंध जानना जरूरी है। सरकार ने अगर टैक्स बढ़ा दिया, सरकार ने अगर जीएसटी बढ़ा दिया तो हमारा बजट खराब हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बजट को दोबारा बनाना पड़ता है। तो सहसंबंध जानना जरूरी है कि दोनों में कितना रिलेशन है। तो यहां पर हम बात करेंगे महत्व, दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि दोनों में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, तो ये जानना जरूरी है। एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगाया जाता है कि पहला चर दूसरे से पॉजिटिव है तो कितना संबंध है, पहले के परिवर्तन से दूसरे में कितना परिवर्तन होगा, यही सहसंबंध बताता है। शोध एवं नए ज्ञान की खोज में उपयोगी है, व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायक है, आर्थिक घटनाओं एवं व्यवहारों को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन समझने में भी सहसंबंध बहुत ज्यादा फायदा करता है। और ये जो स्टैटिस्टिकल विशेषज्ञ बैठे होते हैं ना, वो सब इसी सहसंबंध तकनीक का प्रयोग करते हैं, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं दो विभिन्न चरों के बीच में संबंध को ज्ञात करने के लिए। तो जब हम सहसंबंध की बात करते हैं, सहसंबंध को बेसिकली तीन प्रकार में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध। सहसंबंध मतलब दो चीजों के बीच में संबंध या तो प्लस में होगा, प्लस धनात्मक मतलब होता है या तो दोनों में वृद्धि होगी या वो दोनों में कमी होगी। ऋणात्मक सहसंबंध बताता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा होता है रेखीय एवं वक्र रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध क्या होता है? रेखीय का मतलब होता है परिवर्तन एक रन पर हो रहा है, मतलब एक में अगर 10 का परिवर्तन हो रहा है, 10 5 के बाद 10 हो रहा है, 10 के बाद 15 हो रहा है, मतलब इसमें परिवर्तन एक समान दर पे होता है। वक्र रेखी का मतलब उसमें समानता एक जैसी नहीं होती, जैसे एक 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से एक असमान दर से होता है। सरल बहुगुणीय एवं आंशिक सहसंबंध। सरल सहसंबंध का मतलब होता है जब परिवर्तन एक अनुरूप होता है, जिसमें हम धनात्मक ऋणात्मक एक ही प्रकार के दे सकते हैं। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला है धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जब कोई दो चर एक ही दिशा में बढ़ता है, जैसे अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए, आय बढ़ने से, तो लोगों का खर्चा बढ़ेगा। अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। अगर बारिश बढ़ जाए तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसा जब परिवर्तन एक ही दिशा में होता है और एक समान होता है तो उसको बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध। और वहीं पर अगर संबंध जो है ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब होता है एक अगर धनात्मक होता है दूसरा ऋणात्मक। जैसे वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो जाती है। जैसे सरकार के द्वारा टैक्स के बढ़ाने से लोगों का उपभोग कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चरों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। दूसरा कैटेगरी है रेखीय व वक्र रेखी। रेखीय का मतलब होता है जब परिवर्तन एक समान अनुपात में होता है। जैसे इसमें 10 10 का 10 के बाद 20 20 के बाद 30 और यहाँ पर 500 से 100 पॉजिटिव है,
दोनों पॉजिटिव है एक समान दर से, दोनों नेगेटिव होता है तो एक समान दर से, दोनों ऋणात्मक है जैसा भी, इसमें परिवर्तन की जो दर है अनुपात एक समान होता है, जबकि वक्र रेखीय में ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पर x परिवर्तन हो रहा है 1, 5, 9, 10, 15 और y में परिवर्तन होता है 7, 3, 4, 8 इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन असमान गति से होता है, एक जैसा नहीं होता है। अगर वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सरल सहसंबंध, सरल सहसंबंध बताता है कि दो चरों के बीच में केवल नॉर्मल अध्ययन किया जाता है, दोनों में क्या संबंध है, हमें ऋणात्मक धनात्मक हमको संबंध देखते हैं कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैसा बढ़ रहा है, जैसे आय और उपभोग में क्या संबंध होता है, वस्तु की कीमत और मांग में क्या संबंध होता है, सर की पढ़ाने में और मार्क्स लाने में क्या संबंध होता है इसका। बहुगुणी सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध का मतलब होता है दो या दो से अधिक चरों जब एक दूसरे पे डिपेंड होता है, जैसे बारिश, बारिश के ऊपर अच्छा फसल, अच्छे फसल के ऊपर किसान की आय और किसान की आय के ऊपर उसके घर की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो एक चीज के ऊपर बहुत सारे जब आइटम डिपेंड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बहुगुणी सहसंबंध। और आंशिक का मतलब होता है जब परिवर्तन या फिर संबंध थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा परिवर्तन बढ़ता है। जैसे फसल बहुत अच्छा होगा कि क्या आप जो है खेतों में उर्वरक डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे तो फसल बहुत अच्छा होगा, बारिश नहीं होगी, खाली फसल डालने से उर्वरक डालने से कोई फायदा तो होना नहीं है। तो यहां पर आंशिक सहसंबंध होता है। अब सहसंबंध जब हम कैलकुलेट करेंगे उसकी डिग्री कितनी होती है, माप। सहसंबंध को बेसिकली 5 कैटेगरी बांटते हैं। सहसंबंध जब पूरा होता है, या तो पूरा पॉजिटिव होता है या तो पूरा नेगेटिव होता है। जब दोनों में एक समान गति से परिवर्तन होता है तो पॉजिटिव, अगर मतलब एक ही दिशा में होता है, दोनों में समान परिवर्तन होता है लेकिन अपोजिट दिशा में होता है, वो ऋणात्मक होता है। इसी का अगर वैल्यू आपका 0.75 से 1 के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं उच्च, हाई कोरिलेशन। अगर 0.25 से 0.75 उसको बोलते हैं मध्यम, और 0 से 25 आता है उसको बोलते हैं निम्न, और 0 आता है कि मतलब कोरिलेशन है नहीं, दोनों ही एक दूसरे से अलग है। अब ये एक दिशा में होता है धनात्मक, विपरीत दिशा में होता है ऋणात्मक, मतलब आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है और आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। अब कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड है, जिसमें सब प्रमुख 3 विधियां हैं। एक है विक्षेप चित्र, जहां पर डायग्राम बना के जो है जितने भी चर होते हैं उसके चरों के रिलेटेड बिंदु बनाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट जितना भी दूर होता है उसके आधार पर हम बताते हैं सहसंबंध कैसा है। दूसरा है काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, जहां पर फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध गुणांक काल पियर्सन का होता है आर, तो यहां पर आर इक्वल टू होता है जैसे समेसन डी एक्स डी वाई अपॉन समेसन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेसन डी वाई स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला यूज किया जाता है काल पियर्सन में। और वहीं पर एक स्पेस में का कोटि, यहाँ पर रैंक दिया जाता है कोरिलेशन का 1 2 3 4, और उसके आधार पर यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाता है कि आर के इक्वल टू 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन 1 - ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। ये फार्मूला लगाया जाता है, और इस फार्मूला को लाने के बाद हम जो है यहाँ पर सहसंबंध को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हालांकि ये दोनों बड़े लॉन्ग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट के लिए 2 अलग, एक कैलकुलेशन के लिए वीडियो मैं लेके आऊंगा और एक स्पेयरमैन के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन आपको अब तक कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में एक्स लिख देंगे तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और लाइव के साथ चीजों को समझना है तो आपको मेरे से समझ रहना, कि यकीन दिलाता हूं कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स है वो सब आपके लिए इजी होंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा, मेरा साथ देते रहना होगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक पॉइंट, विक्षेप चित्र, कि ये स्कैटर डायग्राम की किस तरह से डायग्राम बनाते हुए हम जो है कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये आपका विक्षेप चित्र है, जहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव मतलब दोनों बढ़ रहा होता है तो डायग्राम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बना जाते हैं, और उसके आधार पर फिर हम जो है जितने भी हमारे पास डेटा दे रखा है उस डायग्राम के आसपास जो डेटा, मतलब ये पॉइंट बनाते चले जाते हैं इस तरह से।
तो डेटा इस लाइन के जितना दूर होगा मतलब कोरिलेशन उतना ही कम होगा, और ये जितना पास होगा कोरिलेशन उतना ही अच्छा होता है। ये स्कैटर्ड डायग्राम बनाते हैं, मतलब यहां पर एक्स अक्ष पर एक चर को और वाई अक्ष पर दूसरे चर को बनाते हैं, और एक्स और वाई के आधार पर बिंदु बनाया जाता है, और बिंदु देखते हैं कि इस मेन पॉइंट के कितने दूर बना हुआ है, उसी आधार पर हम बताते हैं। अब इसके आधार पर किस तरह से होता है, जैसे पूर्ण धनात्मक बताता है, अगर इसको नीचे से ऊपर बना, सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर बनता है, इसका मतलब होता है जो है पूर्ण कोरिलेशन है +1। वहीं पर डायग्राम अगर नेगेटिव बनता है, ऊपर से नीचे गिरते हुए बनता है और सारे पॉइंट इसके ऊपर बनते हैं, इसका मतलब पूर्ण ऋणात्मक, मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है वो -1 है, यहां पर रिलेशन जो है +1 है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दो और कैटेगरी, जैसे उच्च धनात्मक सहसंबंध, ये तब होता है जब पॉइंट नीचे से ऊपर बढ़ते हुए इसके आसपास, ऊपर तो नहीं लेकिन आसपास के साथ जुड़ा हुआ मिला हुआ हो, और वहीं पर नेगेटिव तब होता है जब यहां पर नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ हो और आसपास बनता है। लेकिन सहसंबंध का अभाव मतलब नो कोरिलेशन तब होता है जब डायग्राम बिल्कुल भी एक सीध में हो, सारे इधर उधर बिखरे हो, कोई भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी शो नहीं करता हो, तो उसको बोलते हैं हम जीरो कोरिलेशन। ठीक है, अब ये कोरिलेशन इसके माध्यम से देखा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसकी रिकॉर्डिंग इसके कुछ गुण और दोष है, वो समझ लो। जैसे विक्षेप चित्र का पहला गुण क्या है, सहसंबंध की दिशा का सरल ज्ञान हो जाता है कि सहसंबंध क्या पॉजिटिव में है या फिर सहसंबंध नेगेटिव में, देख के पता चल सकता है। यहां पर सहसंबंध दृश्य प्रदर्शित कर जाता है और समझने बनाने में थोड़ा सा सरल लग जाता है, लेकिन इसकी सटीक मात्रा कितना एक्चुअल रिलेशन है हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी एक्चुअल डिग्री पता नहीं कर सकते। यहां पर केवल अनुमान होता है कि हाँ ठीक है, ज्यादा है कम है, चलो ठीक है। ठीक है, और वैज्ञानिक मापन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन देंगे, इससे हमारा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सहसंबंध को आगे पढ़ने के लिए आई थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी था, जहां सहसंबंध के मतलब को समझे, तभी इसके न्यूमेरिकल हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आएगा काल क्रिएशन का सहसंबंध गुणांक किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दो, आपको कहीं पर कोई पॉइंट होता है तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपको इकोनॉमिक्स इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि आपको हर चीज आपके लाइफ से कनेक्टेड हो, और यही मेरा उद्देश्य है, और आशा करता हूं आप मेरे साथ बने रहेंगे, इसी तरह प्यार देते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय।